अच्छी मूवी देखी मैंने स्टारिंग अजित कुमार, अर्जुन सर्जा एंड त्रिशा कृष्णन। वैसे ये मूवी ऑलरेडी 6 फरवरी को रिलीज हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त मैं इसे देख नहीं पाया था क्योंकि मूवी सिर्फ तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई थी मेरे यहाँ, वो भी विदाउट सबटाइटल। लेकिन अब ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है विद डिसेंट हिंदी डबिंग। तो कैसी है ये मूवी, आइए जरा बात कर लेते हैं। वैसे बताया जा रहा है कि ये मूवी रीमेक है या कुछ लोग इसे इंस्पायर्ड भी बोल रहे हैं 1997 में आई एक हॉलीवुड फिल्म ब्रेकडाउन का। एंड मुझे उस मूवी का कुछ खास आता पता तो है नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है। वैसे विदा मुयार्ची का मीनिंग होता है डिटर्मिनेशन, हिंदी में दृढ़ निश्चय रखने वाला। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने इस मूवी को देखना स्टार्ट किया मैं बड़ा ही डिसअपॉइंट हो गया था क्योंकि मूवी बहुत ही बोरिंग तरीके से स्टार्ट होती है। पहले 20 मिनट में तो यार मैंने इसे आगे ना देखने का भी विदा मुयार्ची कर लिया था, मतलब दृढ़ निश्चय कर लिया था। लेकिन somehow I decided to continue और 20-25 मिनट के बाद मूवी अपने असली रंग में आती है एंड देन यू वोंट बी एबल टू लीव योर सीट। एकदम से हुक कर देगी मूवी आपको। अर्जुन नाम का एक आदमी है प्लेड बाय अजित कुमार, जिसकी शादी हुई है कायल नाम की लड़की से प्लेड बाय त्रिशा कृष्णन। लेकिन शादी के कुछ समय बाद दे हैव रियलाइज्ड कि उनको सेपरेट होना पड़ेगा और एक दिन अर्जुन जाता है कायल को उसके मम्मी पापा के घर ड्रॉप करने। लेकिन उस रोड जर्नी में होता है कुछ अनोखा जिसमें हो जाती है कायल अचानक से गायब। एंड देन जो भी थ्रिल होता है वो तो आप इस मूवी को देखो और खुद जान जाओ। एंड भाई कहते हैं ना कि प्रेजेंटेशन मैटर्स। एक सिंपल स्टोरी को जिस तरह से मेकर्स ने सीन बाय सीन प्रेजेंट किया है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि आगे क्या होने वाला है। एंड यही इस मूवी की रियल यूएसपी है। लास्ट तक आप दिमाग लगाने पर मजबूर हो जाओगे, इस तरह का प्रेजेंटेशन है इसका। थ्रिल फुल मिलेगा, ट्विस्ट एंड टर्न्स लगभग हर दूसरे मिनट पर है एंड उसके साथ कुछ एक बहुत ही अच्छे से कोरियोग्राफ्ड फाइट सीक्वेंस। स्पेशली कार में एक फाइट सीक्वेंस है जो आपको देखने में अच्छा लगेगा। बट अब बात करेंगे प्रॉब्लम्स की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ये मूवी एक रीमेक है, तो ओरिजिनल ब्रेकडाउन मूवी जिसने देखी है वो डायरेक्टली इस फिल्म को रिजेक्ट ही कर देगा। प्लस स्टोरी के बिल्डअप में इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया। स्टार्टिंग के 20 मिनट अगर ना भी होते ना फिल्म में, या उसको 5-6 मिनट में दिखा देते तो भी चलता। एक अननेसेसरी गाना था जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। प्लस इस मूवी का मासी ना होना शायद ये भी एक प्रॉब्लम है इस मूवी की। अगर इसी मूवी को मेकर्स एक मासी प्रेजेंटेशन देते तो शायद लोग इसे एक्सेप्ट भी कर लेते। बट फिल्म का मासी ना होके क्लासी होना ही इसे ले डूबा। बट आई एम श्योर थिएटर्स में भले ही लोगों ने इस मूवी को रिजेक्ट किया, बट ओटीटी पर लोग इसे जरूर एक बार ट्राई करेंगे, बस स्टार्टिंग के 20 मिनट सह पाए तो ओवरऑल मेरे तरफ से मूवी को आराम से 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। मूवी बहुत डिसेंटली मेड है, ना कोई वल्गर लैंग्वेज ना ही कोई गालियां है, तो आराम से सबके साथ एंजॉय की जा सकती है मूवी। बाकी आप बताओ, आपने इसे थिएटर में देखा या ओटीटी पर, और कैसी लगी आपको ये मूवी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। 24 घंटे पहले 7 मार्च 2025 को रिलीज हुई नादानियां, जिसमें एक्टर कोई और था, कहानी किसी और की थी, लेकिन फायदा सबसे ज्यादा अर्जुन कपूर का हुआ। पूछो क्यों? क्योंकि इस फिल्म को देखने के बाद एक बात 100% कंफर्म हो चुकी है, इस पूरी फिल्मी फैमिली के अंदर बेस्ट एक्टर सिर्फ और सिर्फ अर्जुन कपूर है भैया। एक्चुअली नादानियां को गलत टाइम पे रिलीज किया गया है। इसकी बेस्ट डेट होनी चाहिए अप्रैल 1 अप्रैल, जब अप्रैल फुल आता है और चला भी जाता है। ठीक वैसे ही काश कोई ऐसी सुपर पावर शक्तिमान के पास होती जिसका बटन दबाते ही दिमाग पिछले 2-3 घंटे की याददाश्त मिटा देता, तो दुनिया कितनी अच्छी होती यार। मतलब भरोसा सा नहीं होता मुझे। एक टाइम ऐसा था जब हम लोग आलिया भट्ट को जज करते थे, सारा अली खान को फिल्म का सारा क्रेडिट दिया करते थे, और अब ये सब भी देखना पड़ेगा जिसको खुद नेपोटिज्म इंडस्ट्री वाले भी अपनाने से मना कर देंगे। अरे जेसीबी की खुदाई वीडियो में भी इससे ज्यादा एंटरटेनमेंट होगा। फिल्म को 5 में से -5 स्टार अभी देना इसीलिए जरूरी है ताकि गलती से कोई बीच में वीडियो छोड़ के गया तो उसको पता होना चाहिए इस फिल्म को देखने का पाप कुंभ में भी नहीं धुलेगा। इस दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री जानते हो आप कौन सी है? मार्स पे पानी, कोई मिल गया का जादू, या फिर हनी सिंह का परिवार किससे डरा हुआ है? इन सबसे भी ऊपर है एक बहुत बड़ा सवाल, इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ऐसा कौन सा सूखा पड़ गया है कि 3 फिल्मों में इनको लीड एक्ट्रेस चुनने का फैसला किया गया। नेटफ्लिक्स का तो लीग ही अलग है भाई। हर साल ऐसे नमूने ढूंढ के लाते हैं ना ये लोग कि 24 घंटे में 24 बार खुद पे गुस्सा आएगा मैं सिनेमा क्यों देखता हूँ। गलत मत समझो, ऐसे लोगों की फिल्म देखना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इस एक्टिंग को देखकर समझ आता है अगर किसी को सच में एक्टर बनना है तो क्या क्या नहीं करना चाहिए। मतलब एक तरफ विनीत कुमार जैसे एक्टर हैं जो अभी भी किसी फिल्म में लीड रोल पाने के लिए तड़प रहे हैं, सोहम शाह खुद पे पैसे लगा के अपनी फिल्म बना रहे हैं,
दूसरी तरफ ये सब चल रहा है जहाँ एक अच्छी फिल्म के अलावा बाकी सब कुछ बन रहा है। हम लोगों को खुश करने के लिए बचपन में चॉकलेट मिलती थी, इन लोगों को फिल्म मिलती है। साफ पता चलता है ये जो ऑडिशन नाम का शब्द है ये सिर्फ बेचारे गरीबों के लिए है। बाकी लोग तो बस हाथ रखते हैं कौन सी फिल्म में एक्टर बनने का शौक पूरा करना है। एक टाइम था जब रणबीर कपूर जैसे एक्टर का डेब्यू हुआ करता था और अब एक्टर नहीं सीधा स्टार तो उनसे लड़ने को पीआर छोड़ देते हैं। ये सब रायता किसी और ने नहीं सिर्फ एक नाम ने फैलाया है। समझ तो गए हो क्या, पापा की परियां पुराना हो गया, ये सब अंकल का खजाना है, किसी को नहीं लूटना। ये जवानी है दीवानी, उसके बाद 2 स्टेट्स, फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। धीरे धीरे धर्मा वालों ने अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया। कोई नादानी में भी ऐसी फिल्म नहीं बना सकता। अगर ताजमहल बनाने वालों के हाथ कटवा दिए थे तो इस फिल्म को बनाने वाले को पूरा म्यूजियम में सजा देना चाहिए। अच्छा कहानी तो सुन लो। एक लड़की किराए का बॉयफ्रेंड ढूंढ रही है क्योंकि दोस्तों के सामने साबित करना है कि हाँ लड़के उसके पीछे भी भाग सकते हैं। अब ये नकली प्यार को सच्चा बनाने के लिए ये दोनों अजीबोगरीब फोटोज डालते हैं। घर वालों को पता चल जाता है और नकली लव स्टोरी धीरे धीरे असली हो जाती है। लेकिन अब आप एक ऐसी बात सुनोगे जिसको सुन के आपको भरोसा हो जाएगा सच में बहुत नादान होगा। लड़की की मम्मी को बेटी से शिकायत है कि उसने अपने लेवल का लड़का नहीं ढूंढा, किसी एरे गहरे को पकड़ लिया। और जानते हैं ये एरा गहरा कौन है? शहर के फेमस डॉक्टर का बेटा है जिसकी मम्मी शहर के सबसे अमीर कॉलेज की टीचर है। अरे लड़के का एनसीआर में महल जितना बड़ा घर भी बना है यार। लेकिन इस फिल्म के लॉजिक के हिसाब से ये सब लोअर क्लास में आता है, बहुत गरीब है। भाई ऐसी गरीबी तो हम सबको मिलनी चाहिए। और फिर बोलते हैं ये लोग कि पब्लिक इनकी फिल्म से कनेक्ट क्यों नहीं करती। कमरे से बाहर निकलोगे तब समझ आएगा असली दुनिया क्या होती है, तब जाके बनेगी अच्छी फिल्म। बेड से उतरते नहीं है और फिल्म बनानी है स्ट्रगल के बारे में। वाओ। नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले ही छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी के ऊपर, उनके शौर्य, पराक्रम और साहस के ऊपर छावा सिनेमा रिलीज हुआ। इस फिल्म की वजह से संभाजी महाराज का इतिहास पूरी दुनिया के सामने उजागर हुआ। ये मूवी देखते हुए हम सबके रोंगटे खड़े हुए। उनका त्याग, बलिदान, साहस, निष्ठा और इनका हिंदवी स्वराज के प्रति समर्पण देखकर आंखों से आंसू भी आए। कैसे औरंगजेब ने उन्हें पकड़ने के बाद 40 दिनों तक भयानक से भयानक यातना देकर उनकी हत्या की। ये सब उन्होंने कैसे सहा होगा, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। छत्रपति संभाजी महाराज को संगमेश्वर में पकड़ने के बाद मुगलों को भी ये भय था कि मराठे कहीं से भी हमला कर सकते और कुछ भी करके वो संभाजी महाराज को छुड़ा के ले जा सकते। और इसी चिंता में औरंगजेब के सरदार मुकर्रम खान ने जल्दी से जल्दी उन्हें आज के महाराष्ट्र के कराड़, बत्तीस, शिराला, सांगली, दौंड के रास्ते से उन्हें आज के अहिल्यानगर के पेड़गांव के बोयकोट किले पर लाया गया, जिस किले को पहले बहादुरगढ़ और आज धर्मवीरगढ़ कहा जाता है। 2 दिन में ही उसने 320 किलोमीटर का रास्ता भागते भागते तय किया। इन सब घटना में हमें एक प्रश्न सामने आता है, संभाजी महाराज 40 दिनों तक मुगलों की छावनी में कैद थे। इन 40 दिनों में उन्हें बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? वैसे देखा जाए तो लाख मर जाए लेकिन लाखों को चलाने वाला जिंदा रहना चाहिए, ये सोच मराठों की होती थी। शिवाजी महाराज को बचाने में भी हर किसी ने अपनी जान दी थी, लेकिन शिवाजी महाराज को कुछ नहीं होने दिया। लेकिन संभाजी महाराज को क्यों बचाने नहीं आया कोई? मात्र 200-300 की सेना लेकर लाखों की मुगली फौज को काटने वाले मराठे संभाजी महाराज के समय कहाँ थे? इतने शूरवीर मराठा सरदार कहाँ थे? ये सवाल सबके मन में आता है। सबने साथ मिलकर औरंगजेब पर हमला क्यों नहीं किया? दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी बहुत सारी वजह है। जिस समय धोखाधड़ी करके संगमेश्वर में संभाजी महाराज और कवि कलश को कैद कर लिया गया, उसी समय औरंगजेब ने उसके एक सरदार जुल्फिकार खान को हिंदवी स्वराज की राजधानी रायगढ़ किले पर आक्रमण करने के लिए कहा था। रायगढ़ किले को लाखों की मुगली सेना ने घेरा बनाया था। कोई भी अंदर नहीं जा सकता और कोई भी बाहर नहीं आ सकता था। एक तरफ हिंदवी स्वराज के छत्रपति और एक तरफ पूरा हिंदवी स्वराज, दोनों भी औरंगजेब की कैद में जा सकते थे। ऐसी स्थिति सामने आ खड़ी थी। जुल्फिकार खान के इस अचानक हमले से हिंदवी स्वराज की राजधानी रायगढ़ खतरे में आ चुकी थी। इसी मुगली संकट से राजधानी रायगढ़ को कैसे बचाए, हिंदवी स्वराज को कैसे बचाए, यही सोच में हर मराठा सरदार, हर मराठा मावला डूबा था। कहीं राजधानी रायगढ़ मुगलों के हाथ न लग जाए। इसी वजह से छत्रपति संभाजी महाराज को मुगलों ने दगा कर कैद कर लिया है, ये खबर मावलों तक पहुंची ही नहीं। इसका दूसरा कारण ये भी है कि औरंगजेब संभाजी महाराज को पकड़ते ही उसने लाखों की फौज भेजकर मराठों को जगह जगह नाकाबंदी करके घेरना शुरू किया था। जिस रास्ते से संभाजी महाराज को औरंगजेब तक लेके जाना था, उस रास्ते में लाखों की मुगलाई फौज खड़ी कर दी थी।
इसी वजह से कोई भी मराठा सैनिक इस रास्ते पर पहुंच ही नहीं पाया। इसकी सारी तैयारी औरंगजेब ने पहले से ही कर रखी थी। एक तरफ पूरा हिंदवी स्वराज और दूसरी तरफ इसी हिंदवी स्वराज के छत्रपति। ऐसी दो घटनाएं साथ में आएगी ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। संभाजी महाराज को छुड़ाने के लिए जाए तो रायगढ़ किला जा सकता है, वही रायगढ़ को बचाने जाए तो छत्रपति जा सकते हैं। करे तो करे क्या, ये सिचुएशन में पूरे मराठा सरदार खड़े हुए थे। संभाजी महाराज को कैसे छुड़ाए, इसका पूरा प्लानिंग करने से पहले ही मुकर्रम खान ने संभाजी महाराज को औरंगजेब की छावनी पर ले जाया गया, जहां औरंगजेब 5 लाख की सेना लिए खड़ा हुआ था। अब आपके सामने ये सवाल खड़ा हुआ होगा, स्वराज के मावले इतने शूरवीर बहादुर थे तो उन्होंने एक साथ मिलकर औरंगजेब पर हमला क्यों नहीं किया? इसका भी जवाब देते हैं। संभाजी महाराज को पकड़ने के बाद उन्हें संगमेश्वर से पेड़गांव के भोईकोट किले पर लाया गया। ये किला जमीन पर होने से उसके आसपास कोई भी पर्वत या छोटी पहाड़ी नहीं है। ये पूरी की पूरी सपाट जमीन होने से और उस पर 5 लाख की मुगली सेना होने से मराठों को उन पे सीधा हमला करना मुमकिन नहीं था। मराठा सैनिकों की सबसे बड़ी ताकत थी गनिमी कावा यानी गुरिल्ला वॉर, लेकिन खुले मैदान में इस ताकत को आजमाना संभव नहीं था। 30-40 हजार की फौज को 5 लाख की सेना के सामने खुली जगह हमला करना आसान नहीं होता है। वही रायगढ़ किले पर हुए हमले से भी मराठा फौज को 2 हिस्सों में बंटना पड़ा, जिसमें मराठों की ताकत और कम हुई। अगर ये छोटी सी सेना ने हमला भी किया होता तो 5 लाख की सेना के सामने इनका टिकना थोड़ा मुश्किल लगता था। इसमें मावले भी मरते, रायगढ़ किला भी जाता और पूरा हिंदवी स्वराज भी औरंगजेब को आसानी से मिल जाता। फिर से गुलामी आती, माँ बहनों की इज्जत बचाने वाला कोई नहीं बचता, मंदिर तोड़े जाते, धर्म की हानि होती, न स्वराज रहता न शंभू राजे। खुद संभाजी महाराज ने मृत्यु स्वीकार कर लिया, लेकिन औरंगजेब के सामने हार नहीं मानी। स्वराज बचाने के लिए खुद का बलिदान दिया। मराठों ने भी हर मुमकिन प्रयास किया लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए। लेकिन जिस औरंगजेब ने संभाजी महाराज को 40 दिनों तक मृत्यु की यातनाएं दी, वही औरंगजेब को मराठों ने भगा भगा कर मारा। उसे इसी दक्कन की भूमि में दफनाया गया, उसे कभी आगरा वापस जाने ही नहीं दिया। औरंगजेब को मराठों ने कैसे मारा, इसे जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करें। तब अगर कोई भूल गया है तो याद दिला देती हूँ। बहुत टाइम पहले एक न्यूज आई थी, सलमान खान की फिल्म सिकंदर के एक स्पेशल सीन के लिए 10,000 बुलेट्स और गन्स का ऑर्डर दिया गया है। इवन एक न्यूज ये भी आई थी, फिल्म में अंडर वाटर एक एक्शन सीक्वेंस शूट किया जाएगा, ठीक हॉलीवुड की एक्वामैन के जैसा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। और सिर्फ पानी नहीं, हजारों फीट ऊपर हवा में एक चलते एरोप्लेन के अंदर सिकंदर की एंट्री दिखाई जाएगी, जिसमें वो विलन्स को ठिकाने लगा रहा होगा। बस फिर आना शुरू हुए फिल्म के टीजर, जिसके बाद काफी लोगों को शक हो गया। जो न्यूज सुनने को मिली थी वो बस न्यूज ही थी, क्योंकि फिल्म तो बाकी मूवीज के जैसी ही नॉर्मल स्टोरी लग रही है। लेकिन कल सिर्फ 100 सेकंड में सब कुछ बदल गया। जो वाकई में सिकंदर की दुनिया में इंटरेस्टेड है, उसको फाइनली कुछ ऐसा मिल गया जो तीनों पुरानी न्यूज को सच साबित कर सकता है। सिकंदर में सलमान खान को तो सब जानते ही हैं, लेकिन सिकंदर का दिमाग फिल्म के डायरेक्टर AR मुरुगदॉस के बारे में आपने रिसर्च किया है या नहीं? बहुत कम ऐसी रीमेक फिल्म्स होती हैं जिनको एक बार देखने के बाद लोग उसकी ओरिजिनल के बारे में सोचते तक नहीं है, उसको ही ओरिजिनल फिल्म मान के आगे बढ़ जाते हैं। गजनी आमिर खान का सबसे मासी सिनेमा है ये। पूरे 17 साल बाद भी आज तक उसके जैसी कोई दूसरी फिल्म देखी नहीं होगी, वो फीलिंग अलग ही थी। हाँ, विजय सेतुपति की महाराजा में कुछ कुछ वैसा ही फ्लेवर डाला गया था, लेकिन फिल्म में एक्शन वगैरह का उतना स्कोप नहीं था। अब कल आया सिकंदर का दूसरा सॉन्ग बम बम भोले, सुनने में बढ़िया है, देखने में भी मस्त है, इवन लिरिक्स भी अच्छे लिखे गए हैं, होली वाला वाइब तो है। लेकिन फिल्म के मेकर्स ने पहली बार पब्लिक के साथ गेम खेल दिया। काजल अग्रवाल को फर्स्ट टाइम सिकंदर के अंदर रिवील करके सब कुछ बदल सा दिया। अभी तक जो शक था सबके दिमाग में, सिकंदर सलमान की हर पुरानी मूवीज की तरह सिर्फ मार धाड़ स्टारडम पे बेची जाने वाली फिल्म की तरह होगी, वो सिर्फ इसे गाने के बाद पूरी तरह 360 डिग्री बदल सा गया है, क्योंकि सॉन्ग में काजल अग्रवाल के अलावा रश्मिका को इस तरह दिखाना सच में कमाल कर गया। एक जो मिस्ट्री फैक्टर अभी तक सिकंदर से मिसिंग लग रहा था, वो सिर्फ 100 सेकंड के गाने की वजह से आराम से फिल्म को एक्स्ट्रा 100 करोड़ का बिजनेस दे सकता है। एक स्टोरी बेस्ड सिनेमा जो आखिरी बार 2016 में सुल्तान के अंदर था, या फिर 2015 में बजरंगी भाईजान की कहानी ने सबको हिला दिया था, वो चीज 10 साल बाद सिकंदर के अंदर दोबारा देखने को मिल सकती है, जिसका छोटा सा सैंपल सिर्फ इन 2 सीन्स के अंदर छुपा हुआ है। पूछा था मैंने आपसे AR मुरुगदॉस के बारे में, तो क्या हो अगर सिकंदर के अंदर डायरेक्टर सर 17 साल पीछे जाके वही गजनी वाला ट्विस्ट फिर से रिपीट कर दें? पक्की बात है, सिकंदर में सलमान
सलमान खान के कैरेक्टर को अभी तक मेकर्स ने काफी हद तक छुपा के रखा है। फिल्म में उनके अलग अलग दो साइड्स दिखाए जाने वाले हैं और जिस तरह सॉन्ग में रश्मिका को पास्ट फ्लैशबैक की तरह दिखा रहे हैं वो सिर्फ सिकंदर का इमेजिनेशन जैसा लग रहा है। दया, इस फिल्म में कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। इमोशनल सलमान खान और गुस्से में काजल अग्रवाल और इन दोनों के बीच में व्हाइट कपड़ों में रश्मिका को दिखा देना सिर्फ एक इमेजिनेशन की तरह है। और सिकंदर की लाइफ में कुछ तो ट्रेजेडी छुपी हुई है, मतलब कुछ तो अलग स्टोरी लिखी गई है। गजनी का सरप्राइज भी पास्ट और प्रेजेंट के बीच में छुपा हुआ था। वैसे भी नोटिस किया होगा आपने, सिकंदर के विलन में कटप्पा जी को कास्ट करना बहुत डिफरेंट फील नहीं होता। ऐसे आमने सामने इन दोनों के बीच में एक्शन तो होगा नहीं, कुछ तो दिमाग से लड़ी जाने वाली लड़ाई चल रही है जिसका कनेक्शन रश्मिका के कैरेक्टर के साथ जुड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से काजल अग्रवाल का रोल इंटरेस्टिंग बन सकता है। अगर थिएटर में ऑडियंस सिर्फ एक्शन की एक्सपेक्टेशन लेकर जाएगी लेकिन स्टोरी के अंदर गजनी जैसा इमोशन लेकर बाहर आएगी, ये पिक्चर सुपरहिट बन जाएगी। अब बस एक कमाल का ट्रेलर चाहिए और सिकंदर का हाइप जो अभी तक ठंडा चल रहा है वो लावा की तरह फट के बाहर निकलेगा। बस एक डिफरेंट लुक ऐसा आ जाए, बाप रे बाप, आप सोच भी नहीं सकते सलमान खान का कमबैक कितना बड़ा हो सकता है। अब सब कुछ इस आदमी के हाथों में है। याद है जब पुष्पा 2 का ट्रेलर आया था तब डायरेक्टर ने स्मार्टली कुछ ऐसे सीन्स डाले थे, सबको लगा श्रीवल्ली का गेम सीक्वल में खत्म, इमोशन जुड़ गए थे वहीं से। अगर सिकंदर में सलमान और रश्मिका के बीच में कुछ ऐसा ही क्रिएट कर दिया डायरेक्टर AR मुरुगदोस ने, तो समझ नहीं सकते आप, सलमान खान फैंस पागल हो जाएंगे। अगर फिल्म की स्टोरी में दम हुआ तो चाहे कोई कितना जोर क्यों ना लगा ले, सिकंदर 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बनने की ताकत रखती है। बस एक शर्त, एक अच्छा ट्रेलर, काम डन होगा। क्या बोलते, गजनी 2.0 के लिए तैयार हो या फिर एक्शन मार धाड़ से भी काम चल सकता है। रश्मिका विद सलमान, जिसको कमजोरी समझा हमने, कहीं वही इस फिल्म का एक्सपेक्टर तो नहीं है। दिमाग लगाओ, कमेंट करके जाओ, देखते हैं सिकंदर की असली थ्योरी में क्या क्या छुपा हुआ है। सोचो और लिखो। टेक केयर, बाय बाय। 2025 में 3 इडियट्स का एंटी मतलब उल्टा सिनेमा आया है। किसके जैसा बिल्कुल नहीं बनना है, लाइफ में क्या क्या गलती से भी नहीं करना है। कुछ दिन पहले लव्यापा फिल्म आई थी, उसको भूल तो नहीं सकता कोई। वो जिस फिल्म की रीमेक थी लव टुडे, उसने 1600% का प्रॉफिट कमाया था, 5 करोड़ बजट, 85 करोड़ कलेक्शन। अब वो सेम एक्टर ने फिर से कमबैक किया है और वापस आते ही कंटेंट और कलेक्शन दोनों में फिर से रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ा दी है। 30 करोड़ में बनने वाली फिल्म 150 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस करके ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। लेकिन इसका कंटेंट ऐसा है ना कि बॉलीवुड खुद को रीमेक करने से रोक ही नहीं पाएगा। समझदार हो तो कॉपी होने से पहले ओरिजिनल देख लो। ड्रैगन नाम छोटा सा है लेकिन फिल्म का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। कॉलेज लाइफ ड्रामा है लेकिन इस तरीके से बनाया जैसा आज तक सिनेमा में किसी ने नहीं दिखाया। मोटिवेशनल फिल्म बहुत सारी बनती है लेकिन नॉन मोटिवेशनल सिनेमा आपको पहली बार दिखाया जाएगा। ऐसी फिल्म जिसमें हीरो नहीं एंटी हीरो आपके सामने आएगा। जी हाँ, एक बैड बॉय की कहानी है ये, जिसको 3 इडियट्स का रेंचो समझने की गलती मत करना। वो शरीफ था, ये ड्रैगन तो एक नंबर का फ्रॉड है बॉस। कॉलेज का नया साल, बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स आए हैं और सामने स्टेज पे खड़े हैं प्रिंसिपल सर, जिनके पीछे टीवी पे एक फोटो घूम रहा है। स्टेज पे चलने वाली प्रिंसिपल की 2 घंटे की स्पीच ही आपके लिए फिल्म बन के आई है, साथ में एक खतरनाक वार्निंग लाई है, इस लड़के के जैसा कभी नहीं बनना है। ड्रैगन, ये किसी का नाम कैसे हो सकता है? सवाल बहुत बढ़िया है और उतना ही आसान है इसका जवाब। ड्रैगन के मुंह से निकलती है आग, गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा होगा सबने। और ये वाला ड्रैगन जब कुछ बोलता है ना तो आग का तूफान आता है। एक कॉलेज करियर में 48 बैग्स लेकर आने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसके नाम। फेल फेल फेल, आप तो 48 बार बोलने में भी थक जाओगे। 20,000 की सैलरी है, घर की दीवार पे डिग्री टंगी है, घर वाले एकदम खुश हैं, बेटे का करियर दौड़ रहा है, 20 में नौकरी, 30 में शादी, 40 में घर, अब किस बात का डर? डर, बिल्कुल सही शब्द पकड़ा है। बहुत डरते हैं इस ड्रैगन के दोस्त इससे, जिनके घर पे 10 to 5 का टाइम पास होता है। ये दोस्तों की सैलरी से अपनी सैलरी लेता है, लेकिन फिर ये दुनिया घूमती है और ड्रैगन की जिंदगी बदलती है। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी इसके प्यार में पागल हो जाती है और इसी साल नए ऑफिस वाले ड्रैगन को सीधा प्लेन में बिठा के अमेरिका भेज रहे हैं, करोड़ों का पैकेज दे रहे हैं। एक अमीर ससुराल, हाई फाई ऑफिस और यूएस में फ्यूचर, ये सब कुछ 48 बैग्स लेकर आने वाले स्टूडेंट की लाइफ में कैसे हो सकता है? मतलब कैसे?
जवाब इतना मजेदार है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ही यूनिक कहानी है, ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और क्लाइमैक्स ऐसा जिसके बाद मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। कॉलेज फिल्म जरूर है लेकिन एकदम अनप्रिडिक्टेबल है। एक कॉलेज डिग्री ने 3 इडियट्स को स्पेशल बनाया था, सेम उसी डिग्री ने ड्रैगन को मास्टरपीस बना दिया। बार बार कॉलेज का नाम सुन के इसको बच्चों वाली फिल्म मत समझ लेना, डार्क सिनेमा से भी ज्यादा डार्क फिल्म बनाई है जिसमें स्मार्ट कॉमेडी आपके ऊपर हंसने आई है। एक कंप्लीट सिनेमा है ये जिसमें सब कुछ फील करोगे, खुद की जिंदगी को ढूंढोगे, खुद के बारे में सोचोगे और फिल्म के अंदर अपनी शक्ल भी बार बार देखोगे। शायद मैं आपको बताना भूल गई, ड्रैगन की जिंदगी एक रोमांटिक ट्रेजेडी है। सच्चा प्यार हुआ करता था, एक लड़की जिसपे ये लड़का सच में मरा करता था। फिर उसका क्या हुआ यही सोच रहे हो ना? बॉस ये प्यार, मोहब्बत, शादी इंसानों के लिए है। ड्रैगन तो वही करेगा जो उसको आता है, आग लगाना खुद की जिंदगी में। सिंपल सी फिल्म जरूर है लेकिन एक मामूली कहानी 150 करोड़ का बिजनेस नहीं कर सकती। बहुत कुछ है इस फिल्म के अंदर जो बताया नहीं जा सकता, आप देखोगे तो खुद समझ जाओगे। और हाँ, विद फैमिली इजीली देख सकते हो, कोई वल्गर कंटेंट नहीं है, कोई अडल्ट सीन वगैरह नहीं है, सबके लिए बनाया गया सिनेमा है, सबको साथ में देखना चाहिए। 5 में से 4 स्टार्स मिलेंगे। कॉलेज, करियर और फ्यूचर स्मार्ट प्रेजेंटेशन, चालाक कहानी, अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमैक्स, एक्टिंग टॉप लेवल, 1 सेकंड फिल्म जैसा फील नहीं होगा और लास्ट में एक जबरदस्त मैसेज जो सिर्फ दिमाग वाले ही समझ पाएंगे। नेगेटिव्स बस ये है, फिल्म का कॉलेज वाला पार्ट थोड़ा कम इंटरेस्टिंग है, फोकस सिर्फ लीड कैरेक्टर पे जाता है, बाकी कुछ और दिमाग को याद नहीं रह पाता है। फिल्म थिएटर्स में चल रही है, प्लीज अगर कुछ अलग देखना है तो मिस मत करना। वैसे जॉन की डिप्लोमेट भी खराब ऑप्शन नहीं है। क्या बोलते आज बैक टू बैक सिनेमा, हाँ कि ना? सोच लो आराम से। बताती हूँ, फिलहाल सिकंदर के नए सॉन्ग पे थोड़ा सा डिबेट कर लेते हैं। गाना सिकंदर के आने का कोई फायदा हो ना हो, लेकिन एक बात सच में पता चल गई, अगर सबसे बड़ा फैन बेस बॉलीवुड में किसी का हो सकता है तो वो सलमान खान है। ऐसा क्यों बोला मैंने वो थोड़ी देर में बताती हूँ। फिलहाल सिकंदर के नए सॉन्ग पे थोड़ा सा डिबेट कर लेते हैं। गाना अच्छा है, बुरा है, ठीक ठाक है, पता लगाते हैं। सिकंदर नाचे सॉन्ग का टाइटल है तो इशारा साफ था, ये वाला गाना प्रॉपर डांस मटेरियल होगा और सच में जितना सोचा था उससे ज्यादा डिलीवर किया है इस बार। पिछले दोनों सॉन्ग सुनने में बेहतरीन थे, लिरिक्स गजब के लग रहे थे, इवन विजुअल्स में सिकंदर का स्केल साफ दिख रहा था। बट सलमान खान हर बार थोड़ा फीका पड़ रहे थे, उनके डांस स्टेप और एनर्जी दोनों गायब थी, जिस वजह से गाने अच्छे होके भी लोगों के दिमाग में नहीं चढ़ रहे थे। तो भैया वो शिकायत फाइनली इस तीसरे गाने ने दूर कर दी है। सिकंदर का वो पुराना मस्ती वाला अवतार जिनको सलमान खान बनाता है वो पहली बार दिखाई दिया है। सिकंदर नाचे को आप देखते हुए सुनो या फिर सुनते हुए देखो, दोनों ही तरीकों से ये गाना मस्त लगेगा, क्योंकि इस बार सलमान से नजर हटाना मुश्किल होगा। फाइनली सलमान खान एकदम खुल के नाच रहे हैं, टोटल एनर्जी वाली वाइब्स दे रहे हैं। डांसिंग स्टेप शायद एकदम बेस्ट ना हो, लेकिन डांसिंग स्टाइल फायर लग रहा है। पता नहीं क्यों उतना कंफर्टेबल फील नहीं हो रहे सलमान, जैसे जुम्मे की रात टाइप के सॉन्ग्स में दिखते थे। लेकिन हाँ, शुरुआत तो हुई है तो अब डांस में कमबैक हो ही जाएगा। शायद ये वाला गाना फिल्म में ना हो, सिर्फ एक प्रमोशनल वीडियो भी हो सकता है, लेकिन ये दिखाता है कि फिल्म बनाने वाले लोग और उसमें काम करने वाले एक्टर्स ने एफर्ट डाले हैं, पब्लिक को हल्के में नहीं लिया। जबकि सिकंदर का टाइटल ट्रैक रिलीज करना एक इजी शॉर्टकट हो सकता था जिससे फिल्म का हाइप बन जाता, लेकिन टीम सिकंदर ने इस गाने से सबको सरप्राइज कर दिया, उसके लिए तालियां। फिर से एक बार क्रेडिट देना चाहूंगी मैं सिकंदर के मेकर्स को। बॉस रश्मिका और सलमान का जो एज गैप था जिसकी वजह से फिल्म पिटने का सबको डर लग रहा था, वो अभी तक किसी भी टीजर, ट्रेलर, सॉन्ग, पोस्टर किसी में भी जरा सा 1% अजीब फील नहीं होने दिया। उल्टा दोनों की जोड़ी बहुत मस्त लग रही है, ये किसी ने सोचा नहीं होगा। जिस तरह तीनों सॉन्ग्स में रश्मिका का इस्तेमाल किया है सलमान की वीकनेस को कवर करके सिकंदर के लिए मिस्ट्री फैक्टर बनाने के लिए, वो प्लानिंग जबरदस्त है। मुझे पता है सब लोग सिकंदर सलमान खान की वजह से देखेंगे, बट रश्मिका ने अभी तक डिसअपॉइंट नहीं किया है, बस डायलॉग डिलीवरी थोड़ा संभाल लेना। हाँ, तो सिकंदर नाचे का जो अरेबिक थीम है, जो एक हटके स्टाइल में गाने को प्रेजेंट किया है, वो डायरेक्टर की क्रिएटिविटी को दिखा रहा है, साथ में बॉलीवुड की इज्जत भी बचा रहा है। शायद ये गाना उतना वायरल ना हो, आपको हर जगह बजता हुआ सुनाई ना दे, लेकिन पक्की बात है फिल्म खत्म होने के बाद थिएटर्स में जब ये बजेगा लोग पागल होकर नाच रहे होंगे। गाने का टाइटल सिकंदर नाचे ये काफी कैची है, बाकी लिरिक्स पे लोगों का उतना ध्यान जाएगा ही नहीं, क्योंकि सिकंदर नाचे सिर्फ इतना सुन के काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस गाने की वजह से सिकंदर का बॉक्स ऑफिस डबल हो जाएगा, ऐसा इम्पैक्ट अभी फिलहाल मिसिंग है, क्योंकि पब्लिक ट्रेलर का वेट कर रही है। ऑलमोस्ट 3 मिनट का लेंथ है सॉन्ग का, फिल्म से रिलेटेड कोई कंटेंट भी रिवील नहीं हुआ। अब सब कुछ सिकंदर के ट्रेलर के लिए बेहतरीन तरीके से सेटअप हो गया है। अब पूरी करती हूँ उस बात को जो मैंने शुरू में बोली थी, बहुत सलमान खान का फैन बेस इसीलिए सबसे बड़ा फील होता
देता है, क्योंकि जितना हिट सिकंदर को मिल रहा है ना, उसके बाद भी फिल्म अगर डटी हुई है, लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं बैठी हुई है, तो उसके लिए सबसे बड़ा क्रेडिट सलमान खान फैंस को मिलना चाहिए। जिस तरीके से फिल्म को नीचे गिराने का ट्राई हो रहा है, वो सच में हद पार कर गया है। जैसे इस गाने का कल टीजर आया था, सिर्फ 10 सेकंड के वीडियो से इसको कॉपी घोषित कर दिया गया। झूमे जो पठान का रीमेक तक बोल रहे थे, सिकंदर पे कॉपी कैट चोरी करने का इल्जाम डाल रहे थे, जबकि आज जब फुल सॉन्ग आया तो सबके मुंह बंद हो गए हैं। वो कहावत सुनी है आपने, अन्न भला तो सब भला। अगर सिकंदर के ट्रेलर में दम हुआ तो कोई नहीं रोक पाएगा इसको सलमान खान के करियर की सबसे बड़ी डे 1 ओपनिंग लेने से। अब देखने वाली बात ये होगी, सिकंदर का धमाका तो बड़ा होगा, लेकिन असर कितना लंबा चलेगा, कितने दिनों तक चलेगा, फिल्म की रिलीज डेट पे भी कंफ्यूजन है। अगर आपके हाथों में पावर होगा तो फिल्म फ्राइडे रिलीज होनी चाहिए या फिर सीधा ईद पे संडे को। वैसे ये गाना मस्त लगा कि नहीं? जो दिल में हो कमेंट कर दो। टेक केयर, बाय बाय। में हम लोग ढूंढ रहे थे बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म, लेकिन शायद इस साल वो होगा जो किसी ने नहीं सोचा था, इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म। वॉर 2 नाम तो सुना ही होगा। वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स में बनने वाली अभी तक की मोस्ट अवेटेड फिल्म है ये। रीजन पहली बार ऑन स्क्रीन नॉर्थ वर्सेस साउथ होने जा रहा है प्रॉपरली। दो फैन बेस टकराने वाले हैं। फिल्म का क्रेडिट किसको ज्यादा मिलेगा, इसके लिए अलग से वर्ल्ड वॉर लड़ा जाएगा। सोशल मीडिया पूरी तरह लाल हो जाएगा। जूनियर एनटीआर वर्सेस ऋतिक रोशन आमने सामने एक फ्रेम में एक दूसरे के जानी दुश्मन। यहाँ से स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर पूरी तरह इन लोगों पे डिपेंड करने वाला है। अभी तक जो लीक्स आए हैं फिल्म के सेट से, उसको देखकर इतना तो पक्का है, फिल्म का कलेक्शन 3 डिजिट नहीं 4 डिजिट तो आराम से क्रॉस करेगा, गारंटीड, लिख के रख लो। ऋतिक रोशन एज कबीर वापस लौटेंगे, वो स्पाई यूनिवर्स की कहानी को आगे बढ़ाएंगे, बट एनटीआर का कैरेक्टर बहुत यूनिक है, बहुत फ्रेश होने वाला है। अभी लोग सोच रहे हैं कि वॉर 2 में एनटीआर एज विलन आ रहे हैं, एकदम गलत। उनका कैरेक्टर वॉर 1 में जैसा ऋतिक का था ठीक वैसा है, ग्रे शेड। एक पास्ट स्टोरी वॉर 2 में रिवील होने वाली है, जिसका कनेक्शन बहुत पीछे, पठान से भी पीछे, एकता टाइगर के साथ भी जुड़ा हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। अच्छी बात यह है फिल्म में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एंगल रिपीट नहीं होने वाला, थैंक यू वाईआरएफ। उल्टा ये लोग चाइना में फिल्म को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ऋतिक का एंट्री सीन भी चाइना के टेम्पल में शूट किया जा रहा है। शॉर्ट फाइट के साथ कबीर का कमबैक होगा। जूनियर एनटीआर की एंट्री देवराज से इंस्पायर्ड है। वो एक शिप पे इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, जहाँ पे पायरेट्स मतलब समुद्री लुटेरों से अकेले भिड़ जाएंगे। कमाल की बात यह है, वॉर 2 को वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की अभी तक की सबसे डार्क थीम फिल्म बता रहे हैं। मतलब वायलेंस, खून खराबा और कहानी भी काफी सीरियस हो सकती है। लास्ट आई थी टाइगर 3, जो कंटेंट वाइज काफी सॉलिड थी, प्रॉपर विलन वाली प्लानिंग थी, प्लस सलमान खान एज टाइगर कभी फेल नहीं होते। बट बॉक्स ऑफिस उस फिल्म का काफी ठंडा रह गया। बट पूरे 2.5 घंटे की फिल्म पे भारी पड़ गया था वो 2.5 मिनट का पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें ऋतिक का ट्रांसफॉर्मेशन सबसे बड़ा सबूत था कि वॉर 2 में एनटीआर के खिलाफ वर्ल्ड वॉर होने वाला है। अब बारी है सॉलिड कमबैक की, जिसकी शुरुआत फाइनली आज इसी वक्त हो चुकी है, क्योंकि वॉर 2 की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। साथ में एक वार्निंग भी दी गई है। 14 अगस्त 2025 ये होने वाला है वो दिन जब इंडियन सिनेमा के सारे पुराने रिकॉर्ड्स दोबारा लिखे जाएंगे, जब ऑन स्क्रीन ऋतिक वर्सेस एनटीआर टकराएंगे। कितनी चालाकी से फिल्म को थर्सडे रिलीज देकर वॉर 2 को 4 दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड दिया गया है। 4 दिन में 500 करोड़ पार, शायद ये भी कम लग रहा है। लेकिन गुड न्यूज ये है, फिल्म से मिलने के लिए आपको अगस्त तक का वेट नहीं करना है। एक प्रॉपर रोड मैप बना है फिल्म को प्रमोट करने के लिए। शायद आप सोच भी नहीं सकते हम लोग वॉर 2 के कितने पास खड़े हुए हैं, क्योंकि मार्च खत्म होते ही अप्रैल में किसी भी दिन, किसी भी हफ्ते, किसी भी घंटे वाईआरएफ का सबसे बड़ा फेस्टिवल शुरू हो जाएगा। याद है वॉर का अनाउंसमेंट कितना अचानक से आया था, कहीं से भी फिल्म का टीजर रिलीज हुआ और बाद में ऋतिक वर्सेस टाइगर का फेस ऑफ सोचने में ही कितना डिफरेंट था। सेम वही चीज रिपीट होगी वॉर 2 के साथ। अप्रैल में किसी भी दिन कहीं से भी एक ऑफिशियल पोस्टर आएगा और वॉर 2 का हाइप 2025 में सारी फिल्मों को खा जाएगा। देखो फिल्म का ऑफिशियल टीजर कब आएगा वो मैं आपको बता सकती हूँ। अभी के अभी कैलेंडर में 20 मई 2025 को मार्क कर लो। जूनियर एनटीआर के बर्थडे पे फैंस को सबसे बड़ा गिफ्ट मिलेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है वॉर 2 में ये दोनों अकेले नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे नए एक्टर्स को साथ लेकर आएंगे। फिल्म में इतने कैमियोज हैं, आपके हाथों की उंगलियां कम पड़ जाएंगी। अयान मुखर्जी फिल्म को बना रहे हैं, वो भी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट ब्रह्मास्त्र 2 को पीछे रख के, तो समझ लो वॉर 2 पे उनको कितना कॉन्फिडेंस होगा। अच्छे से आता है अयान को मल्टी स्टारर मूवीज को हैंडल करना। ब्रह्मास्त्र में देखा था हम लोगों ने। अब प्रेशर होगा ऋतिक और जूनियर एनटीआर दोनों के फैंस को सेटिस्फाई करने का। अयान के आने से एक और अच्छा काम होगा कि वाईआरएफ का वो येलो थीम खत्म हो जाएगा। अयान को कलर से खेलना आता है, सैंपल पोस्ट क्रेडिट सीन में था। अब करते हैं उस वार्निंग की बात जो वाईआरएफ ने अपने ऑफिशियल पोस्ट में दी है। मेहम माने किसी चीज का अचानक
भयानक होने का डर जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। एक तीर से दो निशाने मारे हैं। एनटीआर वर्सेस ऋतिक, इनकी लड़ाई जितना सोच रहे हैं लोग उससे ज्यादा भयानक होगी, उससे भी ज्यादा भयानक हालत बॉक्स ऑफिस की होगी। जो वॉर 1 थी वो 150 करोड़ में बनी थी और वॉर 2 का बजट उससे काफी ज्यादा होगा। 250-300 पकड़ के चलते हैं तो फिल्म को हिट करने के लिए 500 करोड़ क्रॉस करना पड़ेगा। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे बजट तो यहीं पे क्रॉस हो गया। ज्यादा चौंकना मत अगर सिर्फ हिंदी में वॉर 2 1000 करोड़ क्लब की शुरुआत कर दे और वर्ल्ड वाइड में पुष्पा 2 और दंगल दोनों को पार कर दे। पता है आपको, फिल्म की रिलीज डेट 14 अगस्त, उसके ठीक अगले दिन 15 अगस्त को डायरेक्टर अयान का बर्थडे आएगा और शायद उनको गिफ्ट में इंडिया से अभी तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड वाइड डे 1 कलेक्शन देकर जाएगा। पुष्पा 2 का 294 करोड़ का रिकॉर्ड खतरे में आ जाएगा। अच्छा, सच सच बताना, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, लेकिन वॉर 2 का अनऑफिशियल हाइप सिकंदर से ज्यादा नहीं लग रहा है, जबकि रिलीज में सिर्फ 12 दिन बचे हैं। जागो सिकंदर जागो एक पावरफुल ट्रेलर और वॉर 2 को सलमान खान 2025 में चैलेंज कर सकते हैं, बट फिलहाल ऋतिक वर्सेस एनटीआर बहुत आगे हैं। सप्तसागरदाचे येलो, साइड ए साइड भी मूवीज तो देखी होगी आपने। इन तीनों फिल्म्स को मिक्स करते हुए एक फिल्म आई है थिएटर्स में। जी हाँ, मैंने देखी कोर्ट स्टेट वर्सेस नोबडी फिल्म, तेलुगु में बनी है एंड मैंने भी तेलुगु में ही देखी, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। तो कैसी है ये मूवी एंड क्यों इस मूवी को इतना पसंद किया जा रहा है, क्यों भर भर के पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस एंड रेटिंग्स मिल रही है, आओ जरा बात कर लेते हैं। जो मूवी देखी है ना मैंने आज, ना इसमें कोई बड़ा नाम है, ना ही इस फिल्म के बारे में कोई ज्यादा बोल रहा है, लेकिन कंटेंट ही किंग होता है। ये मूवी आपको अच्छे से समझा जाएगी। स्टोरी वाइज अगर बात करूं तो एक लड़के को फंसाया जा रहा है एंड उस पर अलग अलग केसेस लगाए जा रहे हैं, इवन पॉक्सो एक्ट भी लगाया जा रहा है, इफ यू नो अबाउट इट। कितना सही कितना गलत उसका फैसला तो कोर्ट में ही होगा, लेकिन जिस ग्राउंड लेवल पर इस फिल्म की मेकिंग हुई है, रॉ एक्टिंग के साथ इसे देखने में इतना कन्विंसिंग लगता है कि यू विल फील द पेन, यू विल फील द टेंशन, यू विल फील जो भी उस लड़के के साथ हो रहा है, उसका प्यार भी आप महसूस करोगे, इवन उसका रोना, उसका दर्द भी। ये मूवी 2013 के इंसिडेंट को दिखाती है, जहां एक फैमिली है जिसमें एक ऐसा इंसान है जिसकी थिंकिंग प्रोटेक्टिव होने के साथ साथ चीप भी है। तो अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए वो बंदा जो भी करता है ना, स्क्रीन में घुसकर 2 चपेड़े मारने का मन करेगा उसको, आपको। एंड ऑन दैट पॉइंट, अगर किसी को स्क्रीन में घुसकर मारने का मन कर रहा है तो सोचो उस बंदे ने एक्टिंग क्या लेवल की होगी। वैसे मूवी ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की है, जिसमें पूरी मूवी आपको सीट पे चुंबक की तरह बिठा के रखती है। फर्स्ट हाफ तो फिर भी स्टोरी को बिल्डअप करने का काम करता है, लेकिन सेकंड हाफ में कोर्ट रूम ड्रामा जो चलता है, इट्स अ प्योर सिनेमा यू आर गोइंग टू वॉच भाई लोग। ये मूवी आपको जय भीम की याद जरूर दिलाएगी, लेकिन ये जय भीम की तरह मर्डर इन्वेस्टिगेशन पर नहीं है, बट ऊंच नीच जाति वगैरह पर जरूर है, इवन प्यार पर भी, एंड इंडियन लॉ सिस्टम को अच्छे से समझाने का काम भी करती है। फिल्म में दिखाई गई लव स्टोरी कुछ लोगों को शायद अपने टीनेज की याद भी दिलाएगी, मे बी, क्योंकि ऐसी लव स्टोरी आजकल तो नहीं देखने को मिलती भाई। हाँ, नेगेटिव में एक बात मैं जरूर कहूंगा कि थोड़ी प्रेडिक्टेबल सी लगती है स्टोरी लाइन, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, जय भीम, सैराट, सप्तसागरदाचे येलो, अगर ये 3 फिल्म आपने देखी है तो आप आराम से गेस कर लोगे कि आगे क्या होने वाला है। बट अगर आप फ्रेशली ऐसे कॉन्सेप्ट पर बनी फिल्म देखने वाले हो तो यार जस्ट गो फॉर इट। आपको मूवी पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। बस गड़बड़ ये है कि ये हिंदी में नहीं है, सबटाइटल्स जिंदाबाद। तो ओवरऑल देखते हुए मेरे तरफ से आराम से 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। लैंग्वेज एंड वर्ड्स को लेकर थोड़ी एडल्ट साइड रखती है ये मूवी, लेकिन कोई वल्गर एक्ट इस फिल्म में नहीं है, तो चाहो तो इसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। लास्ट तक एकदम आखिरी सीन तक फिल्म के अंदर क्या चल रहा है कुछ समझ ही ना आए। जब आप हाँ हैं तो फिर थिएटर्स को बोलो बाय बाय, ओटीटी को बोलो हाय हाय, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे आई है एक ऐसी मलयालम फिल्म जो दिमाग को चिढ़ाएगी और पब्लिक से ताली बजवाएगी। फिल्म का सब्जेक्ट इतना रियल, इतना डरावना और जरूरत से ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना कि आपको लगेगा सीधा पुलिस की जीप में बैठकर खुद ही किसी केस को सॉल्व कर रहे हो। ऑफिसर ऑन ड्यूटी फिल्म थिएटर्स के बाद अब ओटीटी पे रिलीज हो गई है। पैसा ऑलरेडी कमा लिया, अब बारी इज्जत की है। गुड न्यूज, फिल्म हिंदी डबिंग में इजीली देख सकते हो, लेकिन मजे मजे में तुरंत देखना शुरू मत कर देना, क्योंकि फिल्म की शुरुआत एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन से होती है। कैमरा पे लाइव मौत दिखाई जाती है। उस वक्त मैं तो बस यही सोच रही थी कि इस सीन को शूट कैसे किया होगा। जब आप स्टार्टिंग के 5 मिनट देखोगे
देखोगे ना वहीं समझ जाओगे ये फिल्म बहुत डार्क सीरियस होगी। बच्चों को एकदम दूर रखना, और अगर आप भी सेंसिटिव सिनेमा नहीं देख पाते हो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि फिल्म के कुछ सीन्स मेंटली अनकंफर्टेबल कर सकते हैं। रोड पे चलती हुई एक बस सीधा पास के पुलिस स्टेशन पे जाके रुकती है। अंदर एक चोरी वाला क्राइम हुआ है जिसमें सोने की चेन गायब हो गई है। सामने खड़ी है 3 औरतें, एक वो जिसकी चोरी हुई, दूसरी वो जिसने चोरी को देखा, और तीसरी वो जिसको चोर बोला जा रहा है। कौन सी वाली कौन है ये फैसला पुलिस को करना है। तभी स्टेशन में एंट्री होती है एक नए सीनियर ऑफिसर की, जो केस को सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसा करते हैं जो फिल्म तो छोड़ो रियल लाइफ में भी कोई सोच नहीं सकता। सामने खड़ी औरत के पेट पे जोर से लात मार देते हैं, जबकि वो औरत साफ साफ बता चुकी है वो पेट से है, प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है। सिर्फ इतना सुन के अगर आप चौंक गए ना तो इस फिल्म में आगे आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि सिर्फ एक नहीं, इस फिल्म में टोटल 4 चेन चोरी हुई है, और उन सारे केसेस को ये लात मारने वाले ऑफिसर सॉल्व करेंगे। जब शुरुआती किक से हुई है तो आगे फिल्म में क्या क्या होने वाला है मैं बता नहीं सकती, मुंह बंद रखना पड़ेगा। अच्छा, मुंह बंद से याद आया, इसी पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर की बोलती बंद हो गई है, क्योंकि फोन पे एक वीडियो आया है जिसने उसको सबसे ज्यादा डराया है। जब लोगों के साथ क्राइम होता है तो वो पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन जब खुद पुलिस दूसरी तरफ खड़ी हो जाए तो उसकी मदद करने कौन आएगा। शुरुआत में मैंने आपसे बोला था फिल्म एक डिस्टर्बिंग सीन से शुरू होती है। वो एक पुलिस वाले की लाश है जो इस वक्त उसी के घर में छत से लटक रही है। कौन है इतना बड़ा शैतान जो चुन चुन के पुलिस वालों का शिकार कर रहा है, और क्या होगा जब वो एक दूसरे शैतान से टकराएगा जो एक औरत के पेट में लात मार के भी सच बाहर निकाल सकता है। आपको आइडिया भी नहीं है इस फिल्म के नेगेटिव कैरेक्टर्स के बारे में। ऐसी कहानी लिखी गई है कि अगर अकेले घर पे देख लो तो घर में रहने से डर लगने लग जाएगा। अगर नोटिस किया होगा तो ये चीज मलयालम सिनेमा में सबसे बेस्ट होती है। ये लोग हीरो के बगल में जिस विलन को खड़ा करते हैं उसकी कहानी पे भी फुल फोकस रखते हैं। ऑफिसर ऑन ड्यूटी जैसी मूवीज आपको देखनी चाहिए ये समझने के लिए कि बिना किसी पॉपुलर एक्टर जिसको आप जानते भी नहीं हो उसकी फिल्म से कैसे कनेक्ट कर जाते हो, सिर्फ दमदार कहानी की वजह से। ऊपर से फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो टोटली शॉकिंग है। सब कुछ जो मैंने आपको बताया वो आपस में कनेक्टेड है बहुत इंटेलिजेंट तरीके से। मजा तब आएगा जब आप किसी कैरेक्टर पे जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लोगे, फिर फिल्म में ऐसे सीन्स देखोगे जब पता चलेगा इससे बड़ा शैतान तो कोई हो ही नहीं सकता। काफी अनप्रिडिक्टेबल सिनेमा है, इन्वेस्टिगेशन स्टाइल फास्ट है, स्मार्ट है, और हीरो वर्सेस विलन का जो प्रेजेंटेशन है उसको दिखाने का तरीका फ्रेश है, भयानक है। सिर्फ 2 घंटे की फिल्म है, इतना कुछ दिखाया जाएगा, आपको लगेगा पूरी वेब सीरीज देख ली। डिटेल्स बहुत सारी हैं, लेकिन दिखाने का तरीका सुपर फास्ट है। अगर आंख झपकी तो कहानी मिस हो जाएगी। फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार्स मिलेंगे। स्मार्ट कहानी, दिमाग वाली ऑडियंस के लिए। दूसरा, नेगेटिव कैरेक्टर्स कौन है वो आपको पहचानना है। तीसरा, एक कंफ्यूजिंग एंडिंग जिसको सही गलत में फिट नहीं कर सकते आप, और बाकी एक्टिंग एकदम नेचुरल सिनेमा। नेगेटिव, इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन मूवीज बन चुकी है ना कि इस फिल्म को शायद बाकियों से अलग रख पाओ ऐसा कुछ स्पेशल नहीं दिखाया। और हीरो वर्सेस विलन का प्रोसेस बहुत छोटा था, काफी जल्दी खत्म कर दिया, उसको फील नहीं करने दिया। नेटफ्लिक्स पे फिल्म अभी जाके देख डालो। बोलना तो चाहती हूँ फैमिली के साथ देखना, बट डिस्टर्बिंग कंटेंट है, आप खुद फैसला कर लेना। टेक केयर, बाय बाय। आज 2 मूवीज। पहली हॉलीवुड मूवी फ्रॉम डिज्नी स्टूडियोज, स्नो वाइट। थिएटर में देखी हिंदी डब वर्जन में, एंड सैडली पूरा थिएटर खाली था। बाद में कुछ कपल्स भी आए थे, यू नो व्हाट, क्यों। एंड देन सेकंड मूवी देखी मैंने जिसने ऑलरेडी तमिल लैंग्वेज में धूम मचाई थी, ड्रैगन मूवी। 37 करोड़ में बनकर 150 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है, एंड अब आई है नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में। तो आओ जरा दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। एंड सबसे पहले बात स्नो वाइट की। तो बहुत पहले स्नो वाइट एंड दी 7 ड्वार्फ नाम से डिज्नी की तरफ से ही एक एनिमेटेड मूवी आई थी। ये उसी का लाइव एक्शन रीबूट वर्जन है, एंड डिज्नी आजकल सब एनिमेटेड वर्जन को लाइव एक्शन में बदलने में लगा हुआ है, लाइक लायन किंग, जंगल बुक, सिंड्रेला, ब्यूटी एंड द बीस्ट, मुलान, अलादीन और भी ढेर सारे। तो क्या डिज्नी के पास अब कुछ भी ओरिजिनल आइडिया बचा नहीं है? चलो इस पर बात नहीं करते, क्योंकि ये सारी लाइव एक्शन मूवीज आज के जनरेशन के लिए बनाई जा रही है, जिन्होंने शायद इनकी ओरिजिनल एनिमेटेड वर्जन मूवीज नहीं देखी हो। वैसे कुछ मूवीज को तो काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, लाइक अलादीन, लायन किंग, लेकिन हर एक मूवी को रिबूट करते रहना शायद इनको नुकसान ना पहुंचा दे। खैर, बात करें स्टोरी की तो कहानी है स्नो वाइट नाम के एक राजकुमारी की, जिसके राज्य पर धोखे से कब्जा कर लेती है एक डायन जादूगरनी, प्लेड बाय नन अदर देन गल गडोत। एंड भाई यार, इसमें वो पूछती रहती है ना एक आईने से कि बता कौन है खूबसूरत। आईना बोलता है वो स्नो वाइट। मैं बोला अबे साले क्या बात कर रहा है तू? गल गडोत के सामने अगर तुमको वो स्नो वाइट खूबसूरत लग रही है तो भाई तू
अपने आप को तुड़वा ले भाई। खैर मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि स्नो वाइट की मेन लीड शायद किसी और को लेना चाहिए था। बट एनीवेज, इसमें सूरत एंड सीरत के कंपैरिजन में बेचारी अपनी गलगटौत पीछे रह गई। मूवी को बड़ों के हिसाब से नहीं बनाया गया है, बच्चे इसे ज्यादा एंजॉय करेंगे फॉर श्योर। टेरिफिक एक्टिंग, टेरिफिक सीजीआई एंड एनिमेशन एंड वीएफएक्स एंड यस, ये एक म्यूजिकल फैंटेसी ड्रामा फिल्म है, तो गाने तो भाई भर भर के है। आई मीन फिल्म में गाने कम, गानों में फिल्म है, ऐसा मान के चलो। एंड मैंने हिंदी डब्ड वर्जन देखा है तो इट्स वेरी गुड। सभी कैरेक्टर्स पर वॉइसेस सूट हो रहे थे। तो ओवरऑल इट्स अ फुल टू फैमिली फ्रेंडली एंटरटेनमेंट। बच्चे बूढ़े जवान सब देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से आराम से इस मूवी को 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। दूसरी फिल्म देखी मैंने ड्रैगन। 2025 में 3 इडियट्स का एंटी मतलब उल्टा सिनेमा आया है। किसके जैसा बिल्कुल नहीं बनना है, लाइफ में क्या क्या गलती से भी नहीं करना है। कुछ दिन पहले लव्यापा फिल्म आई थी, उसको भूल तो नहीं सकता कोई। वो जिस फिल्म की रीमेक थी लव टुडे, उसने 1600% का प्रॉफिट कमाया था, 5 करोड़ बजट, 85 करोड़ कलेक्शन। अब वो सेम एक्टर ने फिर से कमबैक किया है और वापस आते ही कंटेंट और कलेक्शन दोनों में फिर से रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ा दी है। 30 करोड़ में बनने वाली फिल्म 150 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस करके ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। लेकिन इसका कंटेंट ऐसा है ना कि बॉलीवुड खुद को रीमेक करने से रोक ही नहीं पाएगा। समझदार हो तो कॉपी होने से पहले ओरिजिनल देख लो। ड्रैगन नाम छोटा सा है लेकिन फिल्म का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। कॉलेज लाइफ ड्रामा है लेकिन इस तरीके से बनाया जैसा आज तक सिनेमा में किसी ने नहीं दिखाया। मोटिवेशनल फिल्म बहुत सारी बनती है लेकिन नॉन मोटिवेशनल सिनेमा आपको पहली बार दिखाया जाएगा। ऐसी फिल्म जिसमें हीरो नहीं एंटी हीरो आपके सामने आएगा। जी हाँ, एक बैड बॉय की कहानी है ये, जिसको 3 इडियट्स का रैंचो समझने की गलती मत करना। वो शरीफ था, ये ड्रैगन तो एक नंबर का फ्रॉड है बॉस। कॉलेज का नया साल, बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स आए हैं और सामने स्टेज पे खड़े हैं प्रिंसिपल सर, जिनके पीछे टीवी पे एक फोटो घूम रहा है। स्टेज पे चलने वाली प्रिंसिपल की 2 घंटे की स्पीच ही आपके लिए फिल्म बन के आई है, साथ में एक खतरनाक वार्निंग लाई है, इस लड़के के जैसा कभी नहीं बनना है। ड्रैगन ये किसी का नाम कैसे हो सकता है? सवाल बहुत बढ़िया है और उतना ही आसान है इसका जवाब। ड्रैगन के मुंह से निकलती है आग, गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा होगा सबने। और ये वाला ड्रैगन जब कुछ बोलता है ना तो आग का तूफान आता है। एक कॉलेज करियर में 48 बैग्स लेकर आने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसके नाम। फेल फेल फेल, आप तो 48 बार बोलने में भी थक जाओगे। 20,000 की सैलरी है, घर की दीवार पे डिग्री टंगी है, घर वाले एकदम खुश हैं, बेटे का करियर दौड़ रहा है, 20 में नौकरी, 30 में शादी, 40 में घर, अब किस बात का डर? डर बिल्कुल सही शब्द पकड़ा है। बहुत डरते हैं इस ड्रैगन के दोस्त इससे, जिनके घर पे 10 to 5 का टाइम पास होता है। ये दोस्तों की सैलरी से अपनी सैलरी लेता है, लेकिन फिर ये दुनिया घूमती है और ड्रैगन की जिंदगी बदलती है। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी इसके प्यार में पागल हो जाती है और इसी साल नए ऑफिस वाले ड्रैगन को सीधा प्लेन में बिठा के अमेरिका भेज रहे हैं, करोड़ों का पैकेज दे रहे हैं। एक अमीर ससुराल, हाई फाई ऑफिस और यूएस में फ्यूचर, ये सब कुछ 48 बैग्स लेकर आने वाले स्टूडेंट की लाइफ में कैसे हो सकता है? मतलब कैसे? जवाब इतना मजेदार है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ही यूनिक कहानी है, ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और क्लाइमैक्स ऐसा जिसके बाद मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। कॉलेज फिल्म जरूर है लेकिन एकदम अनप्रिडिक्टेबल है। एक कॉलेज डिग्री ने 3 इडियट्स को स्पेशल बनाया था, सेम उसी डिग्री ने ड्रैगन को मास्टरपीस बना दिया। बार बार कॉलेज का नाम सुन के इसको बच्चों वाली फिल्म मत समझ लेना। डार्क सिनेमा से भी ज्यादा डार्क फिल्म बनाई है, जिसमें स्मार्ट कॉमेडी आपके ऊपर हंसने आई है। एक कंप्लीट सिनेमा है ये, जिसमें सब कुछ फील करोगे, खुद की जिंदगी को ढूंढोगे, खुद के बारे में सोचोगे और फिल्म के अंदर अपनी शक्ल भी बार बार देखोगे। शायद मैं आपको बताना भूल गई, ड्रैगन की जिंदगी एक रोमांटिक ट्रेजेडी है। सच्चा प्यार हुआ करता था, एक लड़की जिसपे ये लड़का सच में मरा करता था। फिर उसका क्या हुआ यही सोच रहे हो ना? बॉस, ये प्यार, मोहब्बत, शादी इंसानों के लिए है। ड्रैगन तो वही करेगा जो उसको आता है, आग लगाना खुद की जिंदगी में। सिंपल सी फिल्म जरूर है लेकिन एक मामूली कहानी 150 करोड़ का बिजनेस नहीं कर सकती। बहुत कुछ है इस फिल्म के अंदर जो बताया नहीं जा सकता, आप देखोगे तो खुद समझ जाओगे। और हाँ, विद फैमिली इजीली देख सकते हो। कोई वल्गर कंटेंट नहीं है, कोई अडल्ट सीन वगैरह नहीं है, सबके लिए बनाया गया सिनेमा है, सबको साथ में देखना चाहिए। 5 में से 4 स्टार्स मिलेंगे। कॉलेज, करियर और फ्यूचर स्मार्ट प्रेजेंटेशन, चालाक कहानी, अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमैक्स, एक्टिंग टॉप लेवल, 1 सेकंड फिल्म जैसा फील नहीं होगा और लास्ट में एक जबरदस्त मैसेज जो सिर्फ दिमाग वाले ही समझ पाएंगे। नेगेटिव्स बस ये है, फिल्म का कॉलेज वाला पार्ट थोड़ा कम इंटरेस्टिंग है, फोकस सिर्फ लीड कैरेक्टर पे जाता है, बाकी कुछ और दिमाग को याद नहीं रह पाता है। फिल्म थिएटर्स में चल रही है, प्लीज अगर कुछ अलग देखना है तो मिस मत करना। वैसे जॉन की डिप्लोमेट भी खराब ऑप्शन नहीं है। क्या बोलते, आज बैक टू बैक सिनेमा, हाँ कि ना? सोच लो आराम से।